अध्याय अम्ल क्षारम लवण भाग 1। अम्ल वे पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं। ये सामान्यतः नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हम लोग अंग्रेजी में इसे एसिड भी कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द द्वारा बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिस विलेन का पीएच 7 से कम होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, ऊदर में जठर रस आदि अम्ल के स्रोत माने जा सकते हैं, जैसे संतरा, सेब, इमली, सिरका, दही, टमाटर, अमाशय रस, चाय, विटामिन सी, लाल चींटी, मूत्र, प्रोटीन आदि में भी अम्ल पाया जाता है। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल अर्थात OH- आयन प्रदान करते हैं, ये सामान्यतः लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्पर्श करने पर साबुन जैसा व्यवहार प्रदान करते हैं। जिस विलेन का पीएच 7 से अधिक होता है, जैसे कास्टिक सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंटासिड अर्थात जब पेट में जलन वगैरह होती है उस समय दवाई के रूप में से प्रयोग लिया जाता है। एंट्रिक अनिल अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वहीं सालानी क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, इनके ऊपर ये प्रयोग किए जा सकते हैं। अम्ल क्षार वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वहीं वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब जल में अपघटित किया तो हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग। नाइट्रिक अम्ल में भी हाइड्रोजन टूटकर अलग हो जाता है और नाइट्रिक अलग हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में भी हाइड्रोजन अलग और सल्फेट अलग हो जाता है। इसी प्रकार क्षार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में धनात्मक आयन पोटेशियम अलग व हाइड्रोक्सिल ऋणात्मक आयन अलग हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम धनात्मक व हाइड्रोक्सिल ऋणात्मक आयन पृथक पृथक हो जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Ca+OH- अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार आप दोनों में देख सकते हैं, एक में हाइड्रोजन आयन तो दूसरे में OH- आयन पृथक पृथक हो जाते हैं। अब है प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। कुछ अम्ल जल विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं अथवा पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। वहीं दुर्बल अम्ल जैसे कुछ अम्ल जो जल में पूर्णतः विलयित नहीं हो पाते, आयनित नहीं हो जाते। एसिटिक अम्ल CH3COOH, H2CO3, कार्बनिक अम्ल। वहीं प्रबल क्षार कुछ क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ऐसे क्षार प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वहीं दुर्बल अम्ल कुछ क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो जाते। ऐसे क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल क्षार की ब्रोस्टेड-लोरी संकल्पना। ब्रोस्टेड-लोरी संकल्पना डेनिश रसायनिज्ञ जॉनसन व थॉमस एम लोरी दोनों ने मिलकर बताया कि अम्ल प्रोटॉन के दाता होते हैं, वहीं क्षार प्रोटॉन के ग्रही होते हैं। सामान्यतः प्रोटॉन को अपन एक धनात्मक हाइड्रोजन के रूप में देख सकते हैं। जब कोई अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन प्लस आयन के आदान प्रदान के साथ अपना संयुग्मी क्षार बनाते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे H2O जल में एक हाइड्रोजन धनात्मक और OH- ऋणात्मक के रूप में होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन धनात्मक कम होकर NH3 अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर NH4+ का निर्माण करता है। तो यहाँ अमोनिया में एक हाइड्रोजन आयन जुड़ा अर्थात प्रोटॉन जुड़ा, तो इसके प्रोटॉन के जुड़ने के कारण यह प्रोटॉन ग्रही हुआ, तो अमोनिया क्षार है। तो वहीं H2O जल प्रोटॉन देता है अर्थात प्रोटॉन का दाता अम्ल कहलाता है। लुईस संकल्पना वे पदार्थ जो जल में
इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते, जैसे BF3 AlCl3 मैग्नीशियम +2 सोडियम प्लस। लुईस क्षार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सभी धनात्मक आयन भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, तो ऋणात्मक आयन लुईस क्षार में सम्मिलित होते हैं। NH3 H2O OH- Cl-। यहाँ BF3 में अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह मुक्त होती है, अर्थात उसके अंतिम कोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उस स्थिति में वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रख सकता है। तो वहीं NH3 में तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रख सकते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा जल तथा लवण का निर्माण होता है। ये क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानती जाती है। सामान्यतः इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अर्थात ऊष्मा का निर्माण होता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य अम्ल तथा क्षार दोनों ही जल में विलय होते हैं। तनु विलयन वे विलयन जिसमें विलायक अर्थात जल यानी पानी में की अपेक्षा विलय पदार्थ यानी अम्ल या क्षार अत्यधिक कम मात्रा में होता है, तो तनु विलयन कहलाता है। अर्थात अंदर मिलाने वाला पदार्थ कम डालें और पानी की मात्रा अधिक हो। वहीं सांद्र विलयन वे विलयन जिनमें विलय की अपेक्षा विलायक पदार्थ अत्यधिक कम मात्रा में हो, अर्थात अम्ल या क्षार की मात्रा अत्यधिक हो और उसकी तुलना में पानी बिल्कुल कम हो, इसे सांद्र विलयन भी कहा जाता है। क्रिस्टलन जल लवण के इकाई सूत्र को लिखने के लिए जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या जुड़ी होती है, उसे क्रिस्टलन जल कहा जाता है। जैसे जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, लेकिन जैसे इसके साथ 2 जल के अणु जोड़े गए ये जिप्सम में परिवर्तित हो गया। फिटकरी पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस 24 जल के अणु मिलने के कारण ये फिटकरी में परिवर्तित हो गया। धवन सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 जल के अणु, इस 10 जल के अणु के कारण यह क्रिस्टलन जल में परिवर्तित हो गया। अर्थात जैसे इसमें जिप्सम लिखने के लिए जल के 2 अणु, फिटकरी लिखने के लिए 24 जल के अणु, धावन सोडा लिखने के लिए 10 जल के अणु जोड़ना अनिवार्य है। इसलिए इन लवणों के इकाई सूत्रों में जल की ऊपर संख्या निश्चित होती है, इसलिए इसे क्रिस्टलन जल के नाम से जाना जाता है। आज का कक्षा कार्य अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तथा 5वां उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अतः अगला अध्याय अम्ल क्षार एवं लवण भाग 2 आगे।